वेलकम टू एडुकेयर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज टू मास रेशियो एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने 1897 में किया था। इवन इसी एक्सपेरिमेंट के लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो समझते हैं इसमें उन्हें किया गया था। तो ये कैथोड रे ट्यूब है जिसमें आप कैथोड और एनोड की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोजिशन से लगाया है और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स भी हैं। 3 लोकेशंस ए, बी और सी दिखाई गई हैं जिनको मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। पर इससे पहले एक बार आपको एक फैक्ट बता दूँ। तो अगर आपने गलती से एनसीईआरटी खोल के डायग्राम देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का ही है। इसमें एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि हॉर्सशू मैग्नेट में जो नॉर्थ और साउथ की पोजीशन दी गई है लेफ्ट वाले डायग्राम में, वो पूरी तरह गलत है। कैसे पता चला? अब अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन यानी अपोजिट पोल्स दिए गए हैं। राइट में मेरा डायग्राम है जिसमें आप करेक्ट लोकेशन देख सकते हैं कि कौन सा पोल कहाँ पर है, और रिवर्स दिया गया है एनसीईआरटी में। तो ये सब तो ठीक है, पर आगे हम अपना एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप मैग्नेट और इलेक्ट्रिक कनेक्शन हटा दें और कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे बी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम? थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की डेविएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। उनमें पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आप उसे अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन की डेविएशन बी से ए की तरफ दिखाई देगी। पार्टिकल का अगर मास ज़्यादा होगा तो डेविएशन थोड़ी कम दिखाई देगी, और अगर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा होगी तो डेविएशन आपको सी पॉइंट की तरफ देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कि थॉमसन ने E/m की वैल्यू निकाली कैसे थी। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा ए पॉइंट का जो डेविएशन है वो इलेक्ट्रॉन कर्व पाथ में कवर करेगा, ना कि किसी स्ट्रेट लाइन में। अगर हम लेफ्ट वाले रे डायग्राम में आएँ और देखें तो हमें ये दिखेगा कि बी पॉइंट जो है वो तब का है जब हमारे इलेक्ट्रॉन में कोई डेविएशन नहीं थी, और ए पॉइंट है जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है। तो वी उस समय जब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है, और एक्स जो है वो डिस्टेंस कवर्ड है। वाई क्या है? वाई है ए से बी का डिस्टेंस। अब एक्स और वाई की वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारा ही है। तो जैसा कि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और इस इक्वेशन में v इक्वल टू एक्स अपॉन टी हो जाएगा। रिप्लेस करने पे x इक्वल टू वी इंटू टी आ जाएगा। इससे हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। y क्या है हमारे यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट h। u ज़ीरो होने की वजह से y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इस डेटा को दिमाग में स्टोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम फिर डायग्राम पे आएँ तो हम देख सकते हैं बी से ए की तरफ जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट के कारण, वो है फोर्स। फोर्स की वैल्यू इसमें क्या आएगी? कैपिटल ई डॉट ई। यहाँ पर कैपिटल ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रिक चार्ज है और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। स्मॉल ई की वैल्यू हमें नहीं पता, पर वही तो निकालनी है, ई अपॉन एम। नाउ जब बी से सी की तरफ डिफ्लेक्शन होगा तो हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा ई वी बी बी। अब यहाँ पर सिमिलरली स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वी वेलोसिटी, और बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डेविएशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ए और सी बी से अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हम लोग ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल करके वापस इलेक्ट्रॉन को बी पर ही ला देंगे। तो इस केस में बी से ए की तरफ लगने वाला फोर्स और बी से सी की तरफ लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी डेविएशन एक तरह से कैंसिल हो जाएगी। इस कंडीशन में कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू वी इंटू बी हो जाएगा, यानी दोनों फोर्स इक्वल आ जाएंगे। ट्रांसपोजिशन से हमें वी की वैल्यू ई अपॉन आर मिल जाएगी। इस वैल्यू को याद रखिएगा क्योंकि आगे काम आने वाली है। आगे बढ़ने पर हमें पता था कि y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर था। कि आप देख सकते हैं कि जब पहले फोर्स E डॉट कैपिटल E था तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? मास से डिवाइड करने पे a इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। अब इसी एक्सेलरेशन वाली वैल्यू को हम y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर में रख देते हैं, तो आ जाएगा y इक्वल टू हाफ स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम टी स्क्वायर। और याद करिए पहला वाली क्वेश्चन क्या थी? x इक्वल टू वी टी, तो उससे हमें मिलता है t इक्वल टू एक्स अपॉन। अब y की जो वैल्यू आई उसमें आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू पुट करने पे आपको मिलेगा हाफ e इंटू कैपिटल ई अपॉन एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब हमें चार्ज और मास का रेशियो निकाल का, तो एल एच एस साइड में ई अपॉन एम ला दीजिए और बाकी सब आर एच एस साइड में ही रहने दीजिए। तो आपको मिलेगा 2y वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई अपॉन एम। और याद करिए हमें ऊपर v इक्वल टू ई अपॉन बी मिला था, तो यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह ई अपॉन बी का होल स्क्वायर पुट कर दीजिए। आपको मिल जाएगा ई अपॉन एम 2y ई स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर बी। अब क्या आपको ई कॉमन दिख रहा है?
तो ऊपर नीचे कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ख़त्म कर दीजिए, तो E अपॉन एम इक्वल टू 2y कैपिटल E अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट से तो हमें पता है कि y की वैल्यू क्या है, यानी a के बीच का डिस्टेंस क्या है, x यानी हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स जो थे उनसे हमारे फ्लोरोसेंट स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड यानी B हमने अप्लाई किया वो तो हमें पता ही है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि हम पास कर रहे हैं वो भी हमें नोन है। तो कैलकुलेशंस के बाद हमारी E अपॉन एम की वैल्यू 1.75882 इंटू 10⁻11 कोलम पर kg आई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक रेशियो पे नोबेल प्राइज़, क्या ये रेशियो इंपॉर्टेंट है? तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें कि हमें इलेक्ट्रॉन का के ऊपर जो चार्ज रहता है यानी स्मॉल ई की वैल्यू मिल गई थी। अब अगर हमें स्मॉल ई की वैल्यू मिल गई और हमें ई अपॉन एम की वैल्यू पता है, तो एम की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रॉन का मास जानने में, इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो क्लास 11th के सिलेबस में यही दोनों एक्सपेरिमेंट हैं और दोनों पढ़ने ज़रूरी हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।